तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। अब हमारी बातचीत छत्तीसगढ़ पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ में कमाल हुआ है। तय माना जा रहा था जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी कि भाई कांग्रेस अपनी सरकार यहां पर बनाए रखेगी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कई महत्वपूर्ण मसलों पर असमंजस की शिकार है, उसके चलते इस प्रकार का वातावरण बना। पर चुनाव शुरू हुए, चुनाव के साथ साथ भाजपा ने जो रफ्तार पकड़ी, तो वो रफ्तार जब चुनाव परिणाम आए तो 54 सीटों पर जाकर ही रुकी। और जो कांग्रेस 2018 में 68 सीटें जीत पाने में कामयाब रही और 2023 तक पहुंचते पहुंचते स्वयं 71 सीटों पर पहुंच गई, वो 2023 के चुनाव परिणाम में 35 सीट पर सिमट गई। अब हार तो गए, पर हार के लिए जिम्मेदार कौन, इसके संदर्भ में ढंग से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। टीएस सिंहदेव सीधे तौर पर कह रहे हैं जैसा लड़ना था वैसा लड़ा नहीं, जैसे एक साथ रहना था रहे नहीं, नतीजा ये कि हार गए। मैं भी हार गया, सरगुजा भी हार गए, दोनों हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। पर प्रदेश के संदर्भ में कौन जिम्मेदार, इस पर सवाल है। टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में ही आते हैं अमरजीत भगत, वो भी हार गए। टीएस सिंहदेव 94 वोटों से हारे, अमरजीत भगत लगभग 20,000 वोटों से हारे। पर अमरजीत भगत पहले भी सिंहदेव जी के विचारों से सहमत नहीं रहते थे, अभी भी सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर के असहमति का वातावरण अभी भी बना हुआ है। इस असहमति के वातावरण में बात करते हैं। हमारा विषय है पार्टी हारी, कौन ले जिम्मेदारी। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद। पार्टी के प्रखर सांसद हैं, खुलकर बोलते हैं, ओजस्वी स्वर में बोलते हैं, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बस्तर के प्रभारी रहते हैं, मुग्ध है इस समय पर क्या सफलता मिली है छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बोलते तो ये भी मुखर होकर है, पर इस समय कैसा बोल रहे हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है। पर उनके साहस को सैल्यूट है। पार्टी हार जाए फिर भी प्रवक्ता टिका रहे, कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रहे, ये छोटी बात नहीं रहती। तो आरपी सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे, पर उससे पहले दो बयान देखेंगे आपके दो बड़े नेताओं के, एक टीएस सिंहदेव, दूसरे अमरजीत भगत। फिर थोड़ा रोशनी दीजिएगा चर्चा पर जी। नहीं, एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था, मैं तो उस बात को नहीं भाप पाया था। छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे। तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का, तब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आगे मौका मिले तो वैसी गलतियां ना हो। समझ से परे है, और जिन क्षेत्रों में पूरा विश्वास था कि समर्थन आएगा, काम भी हुए थे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ के किसान माला माल और पूरे देश के किसान जो है बेहाल थे। इसके बाद भी किसानों का समर्थन नहीं आना समझ से परे है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर समर्थन बीजेपी की तरफ कैसे गया, ये समझ से परे है। बिल्कुल हुआ है, और सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है, सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। जी आरबी जी, अपना अपना चलाने के चक्कर में सब एक दूसरे को निपटा दिए। इस निष्कर्ष के साथ में आखिरकार अमरजीत भगत पहुंच गए बातचीत में। पहले पूछते रहे, समझ नहीं आ रहा, क्यों समर्थन नहीं मिल रहा, पर आखिरी में नतीजे पे पहुंचे। हम ही एक दूसरे को निपटाने में लग गए थे, इसलिए सभी निपट गए। क्या जी आरबी जी? जी फोन कट गया था सर, फिर से एक बार सवाल दोहराएंगे अपना। अरे इतना मुश्किल सवाल थोड़ी था कि आपको फोन काट देना पड़ता, सवाल बहुत आसान था भाई। अमरजीत भगत शुरुआत करते बात समझ नहीं आया, क्यों समर्थन नहीं मिला, इसका नहीं मिला, उसका नहीं मिला, काम तो किया था, पर आखिरी में नतीजे पे पहुंच गए, इसलिए हार गए, क्योंकि सब एक दूसरे को निपटाने में लग गए और सभी निपट गए। क्या कहते हो, सही निष्कर्ष पे पहुंच गए? अब देखिए, ये उनका निष्कर्ष है तो इसका जवाब भी उन्हीं से लग गया चाहिए। जहां तक चुनाव की बात है हिमांशु जी, मैं उस दिन पूरा दिन जो है मतदान के परिणाम आप ही के चैनल पर देख रहा था, पर आप ही को सुन रहा था जी, और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इसके लिए आपको उस दिन बधाई नहीं दे सका कि उस दिन जो है मन दुखी था, इसको ये आज बधाई देता हूं आपको। धन्यवाद। सच्चाई यह है हिमांशु जी कि
3 तारीख को स्थिति ये थी कि जो हार रहा है उसको ये नहीं मालूम था कि हम क्यों हार रहे हैं, जी और जो जीत रहा है उसको ये पता नहीं था कि हम क्यों जीत रहे हैं। जी आज भले भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोलेंगे कि हमारी चाणक्य नीति थी, हमारी दूरदृष्टि थी, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट था। अगर सब कुछ ऐसा ही था और सब कुछ आपको पहले से पता था, तो आपके तीनों प्रदेश के प्रभारी उसमें दिल्ली में क्या कर रहे थे? जी हमारे तो सारे प्रदेश पर यही बैठे थे। जी तो अगर जीत का यकीन आपको इतना ही ज्यादा था तो आप समय छंटता जा रहा है हिमांशु जी। पार्टी अपने निष्कर्ष पर जब बैठक होगी तब पहुंचेगी, लेकिन मैं 2 दिनों में जो अपने निष्कर्ष पर पहुंचा हूं तो जी। मैंने ये पाया है कि 53 लाख महिलाओं से इन्होंने महतारी वंदन योजना के नाम पर फार्म भरवाया और ये बताया गया कि आपको 12,000 रुपए मुफ्त मिलेंगे, और कुछ जगहों पर तो इन्होंने 1,000 रुपए हाथ में पकड़ा भी दिया, जी। इस महीने का पैसा ये लीजिए। ये संख्या है 53 लाख, 53 lakhs। जी फिर इनके मैनिफेस्टो का आप उठा के देखिए, इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान हम बनाएंगे। तो उस 18 लाख मकानों के बदले में इन्होंने 8 लाख फार्म भरवाए, यानी 53 और 8 ये मिलाकर होता 61 लाख। 61 लाख लोगों को इन्होंने फार्म भरवाकर ये सपना दिखाया कि हम आपको घर देंगे, हम आपको 12,000 रुपए साल देंगे, और उसी में से 10% वोटर जो है वो टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि बीजेपी और हमारी हार जीत का जो अंतर है मात्र 6 लाख वोटों का है, और ये 61 लाख का 10% आप देखते हैं तो 6 लाख होता है। अच्छा, तो अब मैं 2 सवाल कर लेता हूं आरपी जी, और फिर मुझे संतोष पांडे जी के पास जाना है। एक तो आपने ये बताया कि देखो भाजपा के जो रणनीतिकार थे, प्रभारी थे, वो आश्वस्त हुए थे कि हम जीत रहे हैं, तो कम से कम आप ये तो मानोगे कि मशीनों का खेल इन्होंने नहीं किया था। मशीनों का खेल किए हुए होते तो सुबह आके बैठे थे, मशीन ही जब सेट कर लिए तो फिर जाके क्या संशय। तो कम से कम आरपी सिंह जी, मशीन के कारण से तो भाजपा नहीं जीती, आपकी बात से ऐसा लगता है। हाँ, सुधारना चाहे तो सुधार लीजिएगा। दूसरा, आपने ये बताया कि देखो इन्होंने इतने फॉर्म भरवाए, तो क्या आप मानते हैं कि विपक्ष में बैठी हुई भाजपा के पास ज्यादा निष्ठावान, ज्यादा मेहनती, ज्यादा परिश्रमी, ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता है जो पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम कर सके, और कांग्रेस सत्ता में रहते हुए अपनी घोषणाओं के संदर्भ में ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर पाई, और नतीजा यह है कि आप वोटों के संदर्भ में पिछड़ गए। 2 विषयों पर दृष्टि दें तो आगे बढ़े, क्योंकि आपस में निपटाने वाली बात पर तो आपने कहा अमरजीत जी से बात कर लीजिएगा। हालांकि बड़ा नेता जब बोलता है तो उसके पक्ष में प्रवक्ता बोलता है, पर लगता है कि अमरजीत जी की बात कहीं तक आपको सही लग गई, तो आपने कहा इसमें मैं बोलूं हाँ वो सही बोल रहे हैं, ठीक है नहीं प्रवक्ता का जी। देखिए, जहां तक मशीन की बात है जी, छत्तीसगढ़ में 2 लोगों के बयान सामने आए हैं। एक पहला बयान आया है कुरुद से, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने कैमरों के सामने दावा किया है कि मैंने अपने गांव में अपने परिवार के साथ जाकर अपने आप को वोट दिया, लेकिन ईवीएम मशीन में वो वोट जो है गायब हो गया है। जी। दूसरा मामला आया है रायपुर दक्षिण विधानसभा, जहां ब्रिजमोहन जी ने ऐतिहासिक जो है विजय दर्ज की है। आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं मैं। यहां भी एक महिला जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, उसने भी आकर आज ये कहा मीडिया के सामने कि मैंने अपने परिवार के समय अपने आप को वोट दिया था, लेकिन वो वोट मुझे मिला नहीं। जी। अच्छा, मशीनों पर आरोप लगाने की कहानी थोड़ी पुरानी, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं मैं आपको। इस देश में सबसे पहले मशीनों पर धांधली करने का आरोप लगाया था बीजेपी। साल था 2009, लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो जब वो हार गए तो उन्होंने आरोप लगाया था, और मुझे अच्छे से याद है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको फ्रंट पेज पे छापा था। उसका भारतीय जनता पार्टी यही नहीं रुकी थी। इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जीवीएल। अरे छोड़िए ना आरपी सिंह जी, कहां पहुंच गए आप भी। छत्तीसगढ़ की बात करते हो 2009, अरे सरकार थी ना आपकी, इतनी ईवीएम को लेकर आपको आश्वस्त दे तो बदल देते नीति, बदल देते नियम, देश में सरकार थी आपकी, अब कहां लगे। अभी हाल फिलहाल बात कीजिए अपने अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव जी के संदर्भ में, थोड़ा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खुलकर बताइए। एक विषय तो आपने बता दिया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, तो इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए। एक दूसरे को निपटाने के संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिए। संतोष पांडे जी काफी देर से बैठे, उनके लिए पसंदीदा विषय मिला हुआ है इस समय, हमें उन्हें मौका देना है भाई। देखिए, पांडे जी खुश है, पांडे जी को बधाई, अद्भुत का दिन है, वो आज खुश रहेंगे, आगे भी खुश रहे, ईश्वर करे। लेकिन कार्यकर्ताओं की जहां तक मेहनत की बात है, 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में मैं खुद गया हूं,
और ये सच है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से टारगेटेड प्लानिंग करके काम किया है और ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा है, जिसको हम आजकल कहते हैं कि डाटा ड्रिवन कैंपेन या डाटा ड्रिवन मैनेजमेंट या डाटा ड्रिवन इलेक्शन हम कह सकते हैं, उसकी कमी मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिली है। ये वो सच है। जी बीजेपी जिन लोगों को हायर की थी वो कौन लोग थे मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी का चुनाव देखने से ऐसा महसूस होता है कि उनका पूरा जो कैंपेन था ना, वो डाटा ड्रिवन कैंपेन था। और उसमें तकनीकी वर्ड आता है AYV, नो योर वोटर। जी तो बीजेपी जानती थी कि कौन हमारा वोटर है, हमको कैसे उसको टारगेट करना है और कैसे बूथ तक लेके आना है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सों में हम जो है पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़े हैं और इसकी वजह से जो परिणाम है सामने आया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 4% का अंतर है और 0.8% के मार्जिन से हमारे 10 विधायक हार गए हैं। अरे इन सब भैया, बातों आपके को- कुल मिला के 19 सीटें कम है। आरपी सिंह जी, थोड़ा हिसाब किताब रखो, कब 2 लाख वोट 4 लाख वोट के चक्कर में पड़े। पर संतोष पांडे जी, आपके पास आता हूं, थोड़ा आप रोशनी दीजिए। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को निपटाया, इसलिए आपका मौका आया। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं या भाई कांग्रेसी तो बहुत एकजुट होकर लड़े थे, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव था, सारे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी आप जीत गए क्योंकि आप और अच्छा लड़े थे? किस विचार के साथ खड़े रह जाएंगे संतोष पांडे जी? या तीसरा विचार, मशीनें पूरी तरीके से सेट थी, कुछ भी तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है, जीतना तो अपने को ही था क्योंकि मशीनें सेट थी। जी संतोष जी। जी जी, आदरणीय द्विवेदी जी, जी मैंने आपके चैनल में मैं दावा किया था कि न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी। जी और आपने जब कहा था तो मैंने कहा कि माननीय द्विवेदी जी, अभी हम इस डिबेट में बैठे हैं, एग्जिट पोल आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा। जी मैंने आपको विश्वास के साथ कहा था, और वो विश्वास किसके ऊपर? तो हमारे विगत 2 महीने चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ तक काम किया, और हमारे रणनीतिकार माननीय माथुर जी, नितिन नवीन जी और फिर स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी का जो मार्गदर्शन मिला, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की, उसका परिणाम है। और ये 1-2 विषय जो अभी चर्चा में आया जी कि हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब ने जो कहा जी कि शैलजा जी या कांग्रेस के प्रभारीगण आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारीगण नहीं आए थे। जी शैलजा जी या जो भी उनके प्रभारीगण आए होंगे, वो यदि बॉर्डर पे हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कहीं बॉर्डर पर होगी, तो हमारे जो विधायक हैं, जी जो प्रत्याशी थे जीत के आएंगे, वो भागे मत, इसके लिए संभालने के लिए थे। जी हमारे यहां ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं। जी दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये नारी वंदन, महतारी वंदन जो योजना, जिसमें 1000 रुपया हमारी माताओं को ऐसे हर महीने मिलेगी, 12,000 साल का, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय आरपी सिंह जी, आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भरे दीपावली में और घबराहट में, हड़बड़ाहट में उन्होंने 15,000 की घोषणा की। उनके 15,000 की घोषणा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें तो विश्वास किया ही नहीं। ऐसे अनेक पूर्व की घटनाएं हैं। खैर, मुझे अब ये परिणाम के बाद बहुत ज्यादा भूपेश बघेल जी को कहना या कांग्रेस पार्टी को कोसना अच्छा नहीं है, किंतु जब हम डिबेट में बैठे हैं तो कुछ बातें तो सामने आनी ही चाहिए। जी आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से ये महतारी वंदन योजना में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और अनेक कारण है इसमें। घर वाले उन्होंने आवास योजना के लिए भी फॉर्म भराए, उसके कारण इन्होंने कहा, अरे भाई, प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया था।
जी। और यह हाईकमान कांग्रेस ने भांप लिया था कि अब भूपेश है पर भरोसा नहीं, बोले इसको काटो, और काट करके उन्होंने नारा बदल दिया था, स्लोगन बदल दिया था। जी। अरे भाई, न तो जय सिंह को कोरबा के सांसद, कोरबा के विधायक मंत्री को भरोसा था, न तो मोहन मरकाम को उन पर भरोसा था, न दीपक बैज को उन पर भरोसा था, न टीएस सिंह देव को उन पर भरोसा था, न शैलेश पांडे को भरोसा था। तो ये जो आपसी द्वंद्व है ये तो बहुत चरम पर था। अच्छा एक मिनट रोकिएगा सुंदर पांडे जी, ये जितने नाम आपने लिए और बताया कि इनको भूपेश पे भरोसा नहीं था, तो इन्होंने भूपेश जी पे भरोसा नहीं किया, इसी कारण से जनता ने इन पे भरोसा नहीं किया क्योंकि जनता का भूपेश जी पे भरोसा था। ऐसा कुछ कहानी है क्या? क्योंकि आपने सारे नाम वो बताए जिन पर जनता ने भरोसा नहीं किया और आप साथ में बता रहे हैं कि देखो इनको भूपेश जी पे भरोसा नहीं था, इसलिए जनता नाराज हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता कि जिस पर देखिए, यदि अपने हाईकमान अपने लीडर पर, अपने सेनापति पर यदि सेना का भरोसा उड़ जाए जी, तो जनता तो ये देख रही है ना, इसका असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है। नहीं लेकिन मेरा सवाल है संतोष जी, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं भाई, ऐसा तो आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ भी किया। जैसे यहां पर सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, पर कमाल देखिए 127 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, 163 हो गई। 2018 में तो 109 सीटें थी, 163 हो गई। तो भाई मामला तो अलग अलग हुआ संतोष जी, तो ऐसा कैसे हुआ? और दूसरा एक और सवाल का उत्तर दीजिए, क्या आप मानते हैं कि सब कुछ आपने जो किया उसी के कारण हुआ? इसमें आपकी कोई इत्तेफाकी नहीं है, इसमें आपकी कोई सहमति नहीं है कि कांग्रेसियों ने एक दूसरे के पैर काटने के स्थान में गले काटने का काम किया, उससे भी आपको कुछ मदद मिली? या आपको कहना है कि नहीं नहीं, ये तो एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे, फिर भी हम इतने जीत गए? देखिए हिमांशु जी, इसमें बहुत सारे फैक्टर है जो काम किया, बहुत सारे फैक्टर है, ये इसमें आप या मैं कोई भी नहीं नकार सकता जी, दर्शक भी नहीं नकार सकते कि जो दृश्य टीएस सिंहदेव और जो मैंने कुछ नाम गिनाए जी, उनके बीच में ये मतभेद, और जनता इसको देखती है जी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जी, तो सुमति तो थी नहीं जी, किंतु मैं ये नहीं कहता कि एक ही कारण वो है। जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बस्तर संभाग है, जी, सरगुजा है, इस समय आदिवासी अनुसूचित जाति क्षेत्र पूरा नाराज था, और यह आभास इनको हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता। ये हमारे गायता, माझी और पुजारी जो बस्तर में है, जिस प्रकार से वहां नारायणपुर में जो घटना हुई थी आपको याद है जी, जिस प्रकार से अपने चित्रकूट क्षेत्र में एक दीपक बैज जी का जो हारने का कारण जी, और भी अनेक क्षेत्रों में जो धर्मांतरण था, इनको इन्होंने बहुत ही अनसुना किया, इन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। माननीय हिमांशु जी, मैं नीचे तक गया हूं, ये मुद्दा था, तो कई मुद्दे थे। संतोष पांडे जी बता रहे हैं नेताओं का आपसी टकराव, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की अनदेखी, और बाकी तो आरपी सिंह जी ने भी इतनी प्रशस्ति गा दी संतोष पांडे जी आपके संदर्भ में, तो आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसी मेहनत वैसी मेहनत। पर मैं वापस आता हूं आरपी सिंह जी, आपने कह दिया हम उतना ऑर्गेनाइज चुनाव नहीं लड़े, सत्ता में रहते हुए संगठन की दृष्टि से इतने महारथी होते हुए भी आप ऑर्गेनाइज चुनाव नहीं लड़ सके, तो उसके लिए जिम्मेदार किसे माने? शैलजा जी को माने, मोहन मरकाम जी को माने, दीपक बैज जी को माने, या भूपेश बघेल जी को माने? कौन जिम्मेदार? या कार्यकर्ता है जिम्मेदार? नेता तो आपके सारे ही बहुत बेहतर हैं। देखिए, शैलजा जी के ऊपर जो पहली टिप्पणी की थी आदरणीय संतोष भाई ने, उसका जवाब देना चाहूंगा जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता थे दिल्ली में बैठे हुए थे, शैलजा जी एक दिन पहले सिस्ती आ गई थी ताकि बॉर्डर पर जब चुनाव आए तो कोई विधायक इधर उधर मत भागे जी, मतलब कांग्रेस के विधायकों को इधर उधर भगा के खरीदने की तैयारी बीजेपी की थी, और इसकी जानकारी संतोष पांडे जी को है। इस बात को आपने स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि महतारी वंदन योजना में का जो वादा था 12,000 का था जी, और भूपेश बघेल जी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत
जो है कमिट किया था 15,000। जी ये सच है, ये कमिटमेंट दीपावली के दिन उन्होंने किया था, लेकिन हम इसको पहुंचा नहीं पाए। त्योहार के चलते अखबारों में, मीडिया में इसको जो है अपने का स्थान नहीं मिला। आपने 53 लाख जो फार्म भरवाए थे, ये आपकी होशियारी थी और आपने महिलाओं के भीतर इसको पहुंचाने में आपने सफलता अर्जित की। इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। दूसरी बात जो आपने कही कि अगला चुनाव हम जो है अपने क्या क्यों नहीं लड़ पाए, उसका एक बड़ा कारण दीपक बैन जी खुद प्रदेश अध्यक्ष है, महामंत्री थे, प्रभारी, वो साथ उनके चले गए। राजीव भवन में अगर आपके पत्रकार जाते होंगे तो आप देखिएगा, सिर्फ संचार विभाग एक ऐसा विभाग था जो वहां पर 24 घंटा 365 दिन की तरह सक्रिय था पूरे चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं से लेकुना रहा। और सबसे बड़ा जो श्रेय देना चाहिए वो मुझे लगता है 54 सीटों में से 24 सीटें तो ईडी की मेहरबानी से मिली है। तो ईडी को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने जिस तरीके से छापामार कार्रवाइयां की, उससे हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में एक जो है अल्पथाई का आलम बना, एक जो है आपकी काम करने की स्पीड होती है वो बाधित हुई। तो एक बहुत बड़ा श्रेय उनको भी देना चाहिए। जैसे भूपेश बघेल जी को महादेव सट्टे में एक प्रेस नोट पर सिर्फ उनका नाम लिख के बदनाम कर दिया गया, बाद में जिस ड्राइवर के बयान के आधार पर उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया था, वो कोर्ट में जाकर मुकर गया। ये तमाम जो चालबाजियां थी, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और हमारे खिलाफ गई, इसलिए चुनाव हम हारे। लेकिन हार होती है, जीत होती है। अरे ये बताओ, आप भूपेश बघेल जी के संदर्भ में चाह क्या रहे हो आरपी सिंह जी? आपने कह दिया कि वो एक ड्राइवर के बयान के आधार पर उनको बदनाम कर दिया, क्या चाहते हो? जरा ईडी और मेहनत करे और प्रमाण निकाले और तथ्य निकाले, इसके लिए आमंत्रण दे रहे हो क्या आप? बिल्कुल आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आपने झूठा आरोप लगाया तो साबित कीजिए ना, क्या दिक्कत है? इस बात को तो भूपेश बघेल जी रोज कहते हैं जी। वो तो कहते हैं आप जांच कीजिए, आप जो है झूठे आरोप मत लगाइए, आप जांच कीजिए। आपने एक प्रेस नोट जारी कर दिया, नीचे में एक शब्द लिख दिया, तो कौन जिम्मेदार के अंतर्गत 24 सीटों के संदर्भ में ईडी जिम्मेदार, ये कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी का कहना है। संतोष पांडे जी, आखिरी टिप्पणी, मेरे पास समय सीमित। बाकी सीटें आपने अपने कार्यकर्ताओं के बूते पे, बाकी सीटें आपने अपने नेताओं की मेहनत के बूते पर, बाकी सीटें आपने अपनी रणनीति के बूते पर हासिल की। आरपी सिंह जी आपकी तमाम मेहनत के संदर्भ में सराहना करते हुए 24 सीटों पर जीत का श्रेय ईडी को देना चाहते हैं। क्या कहेंगे संतोष पांडे जी, आखिरी टिप्पणी आपकी? 24 सीटें 54 में से ईडी की मेहरबानी से, ऐसा कहना है आरपी सिंह जी का? क्या है, जब हारने लगे, पहले तो मैं कहूं, इन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पे टीएस सिंह लेकर के ना चले जाए, इसलिए। दूसरा, ये आके बैठे थे इनके प्रभारी। और रही बात, ये आपने कहा कि ईडी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको सहयोग किया। ये भाई, जब हारने लगते हो तो ईवीएम के विषय में बोलते हो, हारने लगते हो तो ईडी के विषय में बोलते हो। नाच न आवे आंगन टेढ़ा जी, एक नहीं अनेक कारण है। ये भ्रष्टाचार की सट्टा में बात कर रहे थे। सौम्या जो अंदर है, किस लिए अंदर है भैया? अच्छा काम करके गई है क्या? लक्ष्मीकांत, सूर्यकांत, अनवर ढेबर, तो ये जो है, ये जितने इनके जो अली बाबा और 40 चोर जो हैं, ये अच्छा काम करके गए, वहां अच्छा काम कर रहे हैं जेल के अंदर। क्या, किसके कारण गए हैं? छत्तीसगढ़ की जनता ने ये जितने भ्रष्टाचार, कोल में, गोबर में, गौठान में, सट्टा में, ऐसा हाथ करके सोटा लेते थे, सोटा खाते थे, गिल्ली डंडा भंवरा सोटा, सोटा 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 कहते कहते सोटा नहीं, वो सट्टा का खाईवाल बन गए। ये परिणाम है आरपी सिंह जी। जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन है, जनता सब चीजें देखती है, सब चीजें देखती है। तो कुल मिला के बातचीत के अगर हम नतीजे पे पहुंचे तो दोनों पार्टियों का अपना अपना दावा है जीत और हार के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसने एक बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, एक सरकार जो कुशासन का पर्याय बन गई थी उसकी असलियत को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया, इस कारण से ये जनादेश मिला। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भाजपा ने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, उसकी रणनीतियां ज्यादा बेहतर थी और साथ साथ ईडी ने भी बड़ी मदद कर दी, इसलिए हमें इस पराजय का सामना करना पड़ा। अब वक्त ही बताएगा कि जब कांग्रेस की अपने नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसके बीच में इन दो पार्टियों के दो प्रतिनिधियों की बात जनता को कितनी भा रही है, आने वाला समय इसका खुलासा करेगा। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीमांसा के लिए हमारे साथ जुड़ने के संदर्भ में। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। मुझे दीजिए।